नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रोहित गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल रोहित क्लासेस में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ आर्य कंपटीशन टाइम्स की पुस्तक भारतीय इतिहास पढ़ रहे थे, जो यूजीसी नेट पेपर सेकंड हिस्ट्री के रिवीजन के लिए एक अति महत्वपूर्ण पुस्तक है दोस्तों, जिसे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें आज जो है दोस्तों हम लोग चैप्टर नंबर 11 मौर्योत्तर काल पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सभी लोग मेरे वीडियोस को लाइक करें। ठीक है, और चैनल को अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें और शेयर करना कोई नहीं भूलेगा। ओके दोस्तों, और जिन लोगों को लगता है कि मेरी वॉइस बहुत स्लो आ रही है तो प्लीज़ यूट्यूब के सेटिंग में जाकर प्ले स्पीड बैक बटन को 1.5x से 2.0x के बीच में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा मौर्योत्तर काल। चलिए इसे पढ़ते हैं। मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल वैदिक पुनर्जागरण का काल माना जाता है। क्या? मौर्योत्तर काल जो है वो वैदिक पुनर्जागरण का काल माना जाता है। मौर्योत्तर काल के स्थानीय वंश शुंग, कर्ण और सातवाहन थे। इस काल में विदेशी आक्रमण जो था वह यवन, शक, पहलव, कुषाण आदि ने किए थे। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। पहले हम इसमें पढ़ेंगे शुंग वंश। ठीक है, शुंग वंश का काल दोस्तों 185 से 75 ईसा पूर्व, यानी दोनों ही जो काल है दोस्तों वो ईसा पूर्व में है। ठीक है, 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं। हरप्रसाद शास्त्री ने शुंगों को पारसिक या ईरानी बताया है। बाण भट्ट ने निम्न जाति एवं अनार्य बताया है। दिव्यावदान ने शुंगों को मौर्य बताया गया है। दिव्यावदान में शुंगों को मौर्य बताया गया है। आगे दोस्तों, मेरुतुंग की थेरावली में उज्जैन के शासकों की वंशावली है। इसमें पुष्पमित्र का भी वर्णन है। शुंग वंश के शासकों का क्रम दोस्तों आइए देखते हैं। पुराणों में शुंग वंश के 10 राजाओं के नाम मिलते हैं। ठीक, पहला है दोस्तों पुष्पमित्र 185 ईसा पूर्व से 149 ईसा पूर्व। फिर अग्निमित्र 149 ईसा पूर्व से 141 ईसा पूर्व। सुज्येष्ठ या वसुज्येष्ठ 141 ईसा पूर्व से 131 ईसा पूर्व तक। आगे है वसुमित्र 131 ईसा पूर्व से 124 ईसा पूर्व। आगे है दोस्तों आंध्रक, फिर उसके बाद है पुलिंदक, फिर उसके बाद दोस्तों घोष, फिर वज्रमित्र, फिर बाघभद्र, फिर देवभूति। ये जो थे दोस्तों शुंग वंश के शासक थे। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं इन लोगों के बारे में थोड़ा थोड़ा। पुष्पमित्र शुंग के बारे में देखते हैं दोस्तों। इस वंश की स्थापना मौर्य ब्राह्मण सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके की थी। बृहद्रथ को हर्षचरित्र में प्रज्ञा दुर्बल यानी दुर्बुद्धि कहा गया है। ठीक है, आगे पुष्पमित्र को हरिवंश में औदभिज यानी अचानक उठने वाला भी कहा गया है। ठीक है, औदभिज। आगे दोस्तों देखते हैं। घोषुंडी अभिलेख में पुष्पमित्र को सर्वतात का संघर्षण की उपाधि दी गई है। आगे पुष्पमित्र ने सेनानी या सेनापति की उपाधि धारण की। आगे देखते हैं। पुष्पमित्र शुंग ब्राह्मणवादी थे। धनदेव जो कि अयोध्या का राजपाल था के
अयोध्या अभिलेख के अनुसार उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। प्रसिद्ध व्याकरणविद पतंजलि यानी गो गोन गोंदर गोन गोनरद निवासी, सॉरी दोस्तों थोड़ा पढ़ने में गलत लाइन आ गया था, ठीक है, गोनरद निवासी उनके अश्वमेध यज्ञ के पुरोहित थे। काशी प्रसाद जायसवाल एवं स्मिथ खारवेल के हाथी गुफा में उल्लेखित बहस्तिमित्र का समीकरण पुष्यमित्र से करते हैं, जिसको खारवेल ने 12वें वर्ष हराया था। दिव्यावदान के अनुसार पुष्यमित्र ने अशोक द्वारा निर्मित 84,000 बौद्ध स्तूपों को नष्ट करवा दिया। आगे देखते हैं। पुष्यमित्र शुंग ने वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा की, अतः उसका काल वैदिक प्रतिक्रिया अथवा वैदिक पुनर्जागरण का काल भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है पुष्यमित्र ने पाटलिपुत्र स्थित अशोक निर्मित कुक्कुटाराम के महाविहार को नष्ट करने का असफल प्रयास किया। जी.आर. शर्मा, गोवर्धन राय शर्मा जी थे के अनुसार कौशाम्बी के घोषित राम विहार को पुष्यमित्र ने जला दिया और शाकल में घोषणा की कि जो मुझे एक बौद्ध भिक्षु का सिर देगा उसे मैं 100 दिनारे दूंगा। ठीक है, बुद्ध लोगों से बहुत नफरत भी करता था वो। चलिए आगे देखते हैं। पुष्यमित्र के समय यवन आक्रमण क्या क्या थे, देखते हैं कैसे थे। पुष्यमित्र शुंग के समय यवनों का आक्रमण हुआ। यवन आक्रमण का उल्लेख पतंजलि के महाभाष्य गार्गी संहिता के युग पुराण खंड में तथा कालिदास के नाटक मालविका निग्रह अग्निमित्र में मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। गार्गी संहिता के युग पुराण में लिखा है कि यवन साकेत, पांचाल एवं मथुरा को जीतते हुए कुसुम ध्वज यानी पाटलिपुत्र तक पहुंच गए। आगे पतंजलि लिखता है कि यवनों ने साकेत यानी अयोध्या माध्यमिका जो कि चित्तौड़ है पर आक्रमण किया गया। आगे है दोस्तों, अधिकांश विद्वानों ने यवन आक्रमणकारी डिमेट्रियस माना है। ठीक है, आगे पुष्यमित्र के पौत्र वसुमित्र ने सिंधु नदी के दाएं किनारे यवनों को हराया। विदर्भ युद्ध, आगे देखते हैं दोस्तों। विदर्भ युद्ध, पुष्यमित्र शुंग के समय विदर्भ युद्ध हुआ। मालविका अग्निमित्र के अनुसार अग्निमित्र ने विदर्भ के राजा यज्ञसेन को हराया। आगे है पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र ने माधवसेन का पक्ष लेते हुए यज्ञसेन को हराया और वर्धा नदी को सीमा मानते हुए विदर्भ राज्य का बंटवारा माधवसेन एवं यज्ञसेन में कर दिया। यज्ञसेन को शुंगों का प्रकृत्या मित्र यानी स्वाभाविक शत्रु कहा गया है। आगे दोस्तों देखते हैं अग्निमित्र। पुष्यमित्र का उत्तराधिकारी उसका पुत्र अग्निमित्र हुआ। पुष्यमित्र के शासनकाल में वह विदिशा का उपराजा था। कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्र का नायक भी अग्निमित्र था। अग्निमित्र की सभा में भगवती कौशिकी नामक बौद्ध धर्मावलंबी स्त्री रहती थी। आगे
आगे देखते हैं, मथुरा के समीप मोरा नामक स्थान से प्राप्त प्रथम शताब्दी ईस्वी के लेख में तोस नामक विदेशी महिला द्वारा वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, सांब व अनिरुद्ध की मूर्तियों, जो कि पंचविंशति वीरों की मूर्ति थी, की स्थापना का उल्लेख है। अतः शुंग काल भागवत धर्म के विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आगे, शुंग वंश के नवे शासक भागभद्र के शासनकाल के 14वें वर्ष में तक्षशिला के यवन शासक एंटियालकीड्स के राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। ठीक है, आगे देखते हैं हम। आगे दोस्तों नेक्स्ट पेज पे आगे ऐसे आगे है, हर्षचरित में वर्णित है कि शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर उसके प्रधानमंत्री वासुदेव ने 75 ईसा पूर्व कर्ण वंश की नींव रखी। ठीक है, आगे सांस्कृतिक विकास। शुंग काल में विदिशा का राजनैतिक एवं सांस्कृतिक महत्व बढ़ गया। शुंगों की राजधानी पाटलिपुत्र, जिसे हम कुसुम ध्वज भी कहते थे, एवं विदिशा दूसरी राजधानी थी। शुंग काल में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ। इसके उत्थान में पतंजलि का महत्वपूर्ण योगदान था। पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा है। ठीक है, आगे दोस्तों, मनुस्मृति। मनुस्मृति के वर्तमान स्वरूप की रचना इसी काल में हुई। मनु भृगु वंश के थे। मनुस्मृति के अनुसार राजा सबका शासक है। ब्राह्मण को छोड़कर अधिकारियों को भूमिदान के माध्यम से भुगतान को मान्यता देने वाली प्रथम कृति मनुस्मृति है। मनु ने विवाह को आजीवन चलने वाली संस्था कहा। मनु ने तलाक एवं पुनर्विवाह को मान्यता नहीं दी एवं मनु विधवाओं के मुंडन का प्रावधान करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद N.B. हेल हेक ने ए कोड ऑफ जेंटो लॉ के नाम से किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्तूप कला। मनुस्मृति, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद जो है वो N.B. हेल हेक ने किस नाम से किया है दोस्तों? अ कोड ऑफ जेंटो लॉ, याद रखिएगा, अ कोड ऑफ जेंटो लॉ मनुस्मृति के नाम से किया है। आगे स्तूप कला देखते हैं दोस्तों। शुंग काल में स्तूपों के निर्माण में पाषाण का प्रयोग होने लगा। सांची के स्तूप को पाषाण द्वारा संवर्धित कर उसका आकार बढ़ाया गया। आगे भरहुत व बोध गया के स्तूपों व तोरण द्वारों का निर्माण शुंग काल में हुआ। भरहुत स्तूप के पूर्वी तोरण द्वार पर शुंग शासक धनभूति का उल्लेख है। इन तोरण द्वारों पर जातक कथाओं का अंकन है। लोक धर्म से संबंधित चित्र तथा गौतम बुद्ध से संबंधित चित्र प्राप्त होते हैं, किंतु शुंग काल में बुद्ध का मनुष्य रूप में अंकन शुरू नहीं हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं।
आगे है शुंग काल में बुद्ध का अंकन स्तूप, धर्मचक्र, छत्र, बोधि वृक्ष, चरण चिन्ह आदि माध्यम से किया गया। सांची में मुख्य स्तूप के अलावा 2 अन्य स्तूप हैं। दूसरे स्तूप में अशोककालीन धर्म प्रचारकों व तीसरे में बुद्ध के 2 शिष्यों सारिपुत्र व महामोदगल्यायन के धातु यानी अस्थि अवशेष सुरक्षित हैं। आगे कण्व वंश देखते हैं दोस्तों, ठीक है। कण्व वंश हमारा कब से कब तक है दोस्तों? 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व, ठीक है, याद रखिए। हाँ, आगे चलिए कर्ण वंश में देखते हैं। पुराणों में कर्ण वंश के शासकों को शुंगभृत्य कहा गया है। इस वंश की स्थापना 75 ईसा पूर्व में वासुदेव ने की। वासुदेव के बाद भूमिमित्र, नारायण व सुशर्मा शासक हुए। सुशर्मा की मृत्यु के साथ ही कण्व राजवंश समाप्त हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। कर्ण वंश बहुत छोटा था दोस्तों, ठीक है। अब सातवाहन देखते हैं। सातवाहन वंश थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। भारत पर सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला सातवाहन वंश पहला राजवंश था। पुराणों में सातवाहन वंश को आंध्र जातीय या आंध्र भृत्य कहा गया है, ठीक है। इनका मूल निवास स्थान महाराष्ट्र में प्रतिष्ठान था, ठीक है, प्रतिष्ठान था। आगे सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने कण्व वंश के शासक सुशर्मा को पराजित करके की थी। आगे वी.एस. सुक्थंकर महोदय वेल्लारी कर्नाटक जो था, वेल्लारी कर्नाटक में वी.एस. सुक्थंकर महोदय जो कि वेल्लारी के थे, ठीक है, एवं स्मिथ भंडारकर, रेपसन आदि आंध्र प्रदेश को सातवाहनों का मूल निवास मानते हैं। आगे सातवाहनों की प्रारंभिक राजधानी धान्य कटक यानी अमरावती थी। सातकर्णी प्रथम ने सर्वप्रथम गोदावरी नदी के किनारे प्रतिष्ठान या पैठण को राजधानी बनाया। आगे जैन परंपरा के अनुसार सिमुक ने बौद्ध एवं जैन दोनों प्रकार के मंदिरों का निर्माण कराया है। सिमुक के बाद कृष्ण ने शासन किया था। आगे सातकर्णी प्रथम चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं। सातकर्णी प्रथम इस वंश का प्रथम योग्य शासक था। उसकी उपलब्धियों का ज्ञान नागनिका के नाना घाट अभिलेख जो कि पूना में है से प्राप्त होता है, ठीक है, या होता है, से होता है। आगे नागनिका का नाना घाट अभिलेख भूमि अनुदान का पहला अभिलेखीय साक्ष्य है। सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध व 1 राजसूय यज्ञ किया। इनकी राजधानी नागनिका अंगीय वंश की राजकुमारी थी। अंगीय राजा अपने को महारथी कहते थे। सांची स्तूप के दक्षिणी तोरण द्वार पर अभिलेख में सातकर्णी प्रथम का उल्लेख है। इस लेख को वशिष्ठ पुत्र आनंद ने खुदवाया था। सातकर्णी प्रथम ने मालवा श्रेणी की गोल मुद्रा व अपनी पत्नी के नाम पर रजत मुद्रा चलवाई। उसने दक्षिणापंथी
प्रतिष्ठानपति एवं अप्रतिहत चक्र की उपाधि धारण की। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों हाल। ठीक है, सातवाहन वंश का 17वां शासक हाल एक प्रसिद्ध कवि एवं विद्वानों का आश्रयदाता था। उसने गाथा सप्तशती नामक प्राकृत भाषा में श्रृंगार रस प्रधान एक काव्य लिखा। ठीक है, फेमस है। इसमें प्रेम गाथाओं का वर्णन है तथा यह शिव स्तुति से प्रारंभ होता है। आगे हाल की राजसभा में पैसाची प्राकृत में लिखित वृहत कथा के रचयिता गुणाए ठीक है गुणाडय तथा कातंत्र नामक संस्कृत व्याकरण के लेखक सर्ववर्मन निवास करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पेज पे है, आगे है हमारा, ये है पॉइंट हमारा। आगे है लीलावती नामक ग्रंथ में हाल की सैन्य उपलब्धियों का वर्णन है। इसमें हाल के सेनापति विजयानंद के श्रीलंका जाने का उल्लेख है। हाल की रानी मलयवती संस्कृत की ज्ञाता थीं। गौतमी पुत्र सतकर्णी जिनका शासनकाल 106 ईस्वी से 130 ईस्वी तक था। ठीक है, आगे देखते हैं गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में। यह इस वंश का 23वां और सबसे महान शासक था। इसके आगमन नीलय वेदों का आश्रय भी कहा गया है। ठीक है, आगमन जो नीलय है उसे वेदों का आश्रय भी कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। गौतमी पुत्र सतकर्णी के नासिक से 2 अभिलेख मिले हैं जो उसके राज्याभिषेक के 18वें एवं 24वें वर्ष के हैं। ठीक है, जिन लोगों को दोस्तों लगता है कि मैं बहुत स्लो पढ़ रहा हूँ तो प्लीज़ यूट्यूब में सेटिंग दिया है, आप वॉइस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। स्लो पढ़ने का दोस्तों रीज़न होता है कि जिससे गलतियाँ कम हो। ठीक है, कम से कम गलतियाँ हो। ठीक है, आप ही लोगों के लिए है। और वीडियो अगर 1.5 घंटे का भी रहेगा तो आप यूट्यूब पे अगर उसे फास्ट फॉरवर्ड में देखेंगे तो कम से कम टाइम में देख लेंगे और आपका समय भी बचेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा गौतमी पुत्र सतकर्णी प्रथम सातवाहन शासक था जिसने संपूर्ण दक्षिणापथ पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। आगे गौतमी पुत्र ने आवच मुद्रा चलाई जिन पर राजशीर अंकित है। गौतमी पुत्र को अभिलेखों में एक ब्राह्मण ब्रैकेट में एक ब्राह्मण वही बात है, ब्राह्मण या एक ब्राह्मण शकों को हराने वाला व क्षत्रियों के दर्प को चूर करने वाला यानी खतीय दपमान मदनस। ठीक है, खतीय दपमान मदनस कहा गया है। आगे गौतमी पुत्र को चतुर्वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा गया है। आगे उसने छिन्न भिन्न होती वर्ण व्यवस्था की रक्षा की तथा वर्ण संकर प्रथा को रोका। ठीक है, इस लाइन को फिर से पढ़ते हैं। उसने छिन्न भिन्न होती वर्ण व्यवस्था की रक्षा की तथा वर्ण संकर प्रथा को रोका। चलिए आगे देखते हैं। इसके बारे में जानकारी गौतमी पुत्र की माँ गौतमी बलश्री की नासिक प्रशस्ति से मिलती है जिसे पुलुमावी के शासन में
उत्कीर्ण करवाया गया है। गौतमी बलश्री की उपाधि राजर्षि वधु थी। ठीक है, राजर्षि वधु थी। आगे इसने भदावनीय भिक्षु संघ को नासिक में दान दिया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी के अभिलेखों के अनुसार उसके घोड़े 3 समुद्रों का पानी पीते थे। आगे गौतमीपुत्र सातकर्णी ने, एक मिनट दोस्तों, हाँ तो यहाँ थे, सातकर्णी ने क्षरात वंश के शासक नहपान को परास्त कर उसके द्वारा चलाए गए चांदी के सिक्कों को पुनः प्रसारित करवाया। इस विजय की पुष्टि जोगलथम्बी मुद्रा भांड, जो कि नासिक में है, से होती है। आगे दोस्तों, जोगलथम्बी से 13,250 रजत मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 9,270 सिक्के गौतमी पुत्र सातकर्णी ने पुनः प्रसारित करवाए। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने खखरात वसनिक शेष कर्स, ठीक है, एक बार फिर पढ़ लेते हैं दोस्तों। खखरात वसनी खशेष कर्स, ठीक है, जो कि क्षरात वंश का निर्मूलन करने वाला की उपाधि धारण की है। ठीक है, क्षरात वंश का निर्मूलन करने वाला उपाधि धारण किया गया है। ठीक है, उपाधि धारण की है सातकर्णी ने। आगे देखते हैं। गौतमी पुत्र ने शक विजय के उपलक्ष्य में वेंकटक स्वामी की उपाधि धारण की एवं वेंकटक नगर की स्थापना की। गौतमी पुत्र ने नासिक बौद्ध संघ को अजकालकीय तथा कार्ले भिक्षु संघ को करजक नामक ग्राम दान में दिए। करजक पहले उषावदात यानी नहपान का दामाद के अधिकार में था तथा उषावदात ने भी इसे बौद्ध संघ को दान में दिया था। इस प्रकार करजक ग्राम 2 बार बौद्ध संघ को दान में दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं इसी पेज का हाफ पेज। दान गया, यहाँ पे थे। चलिए, गौतमी पुत्र सातकर्णी का साम्राज्य विस्तार। गौतमी पुत्र के पुत्र पुलुमावी के 19वें वर्ष के नासिक गुहा लेख से गौतमी पुत्र द्वारा विजित निम्न क्षेत्रों का पता लगता है। पहला, ऋषिक, जो कि कृष्ण नदी का तटीय प्रदेश है। दूसरा दोस्तों, मूलक है। तीसरा दोस्तों, अश्मक, जो कि गोदावरी का तटीय प्रदेश है। चौथा दोस्तों, सौराष्ट्र। पांचवा दोस्तों, कुटुक, जो कि पश्चिमी राजपूताना है। छठवा दोस्तों, विदर्भ। और सातवां दोस्तों, अपरांत है, जो कि उत्तरी कोणार्क है। और आठवां, अनूप, जो कि नर्मदा घाटी में है। नौवां दोस्तों, अवंती, जो कि पश्चिमी मालवा का है। 10वां दोस्तों, आकर, जो कि पूर्वी मालवा का है। ठीक है, आगे वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी 130 ईस्वी से 154 ईस्वी। आगे आंध्र प्रदेश पर विजय के कारण उसे प्रथम आंध्र सम्राट भी कहा जाता है। नासिक अभिलेख में वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी की उपाधि दक्षिणापथेश्वर यानी आंध्र का शासक थी। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने नवनगर की स्थापना की। आगे वशिष्ठी पुत्र
पुलुमावी के नासिक से 4 अभिलेख मिले हैं। ब्रैकेट में दूसरे छठे 19वें एवं 22वें राज्य वर्ष के एवं कार्ले से 2 अभिलेख मिले हैं। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी एकमात्र सातवाहन शासक है जिसका अमरावती से अभिलेख मिलता है। आगे, पुलुमावी ने अमरावती के स्तूप के चारों ओर वेष्टिनी का निर्माण कर स्तूप को संवर्धित किया है। आगे, पुलुमावी शक शासक रुद्रदामन से पराजित हुआ, लेकिन उसने रुद्रदामन की पुत्री से विवाह कर अपनी स्थिति मजबूत की। कन्हेरी अभिलेख में भी इसका वर्णन है। आगे, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के कुछ सिक्कों पर 2 पतवारों वाले जहाज यानी 2 मस्टेड शिप्स का चित्र बना हुआ है। ये सिक्के कोरोमंडल तट से मिले हैं। आगे, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के अभिलेख ही सातवाहन वंश के आंध्र प्रदेश में पाए जाने वाले सबसे प्राचीन अभिलेख हैं। पुराणों में पुलुमावी को पुलोमा कहा गया है। आगे, यज्ञ श्री सातकर्णी 174 ईस्वी से 203 ईस्वी इस वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। उसने शकों द्वारा जीते गए भूभाग को पुनः जीता। इसके सिक्कों कोरोमंडल तट से प्राप्त इसके सिक्कों पर जहाज के चित्र बने हुए हैं जो इसके समुद्र प्रेम व व्यापार के प्रति लगाव को दर्शाते हैं। मछली व शंख के चित्र भी यज्ञ श्री सातकर्णी के सिक्कों पर मिले हैं। नागार्जुन यज्ञ श्री सातकर्णी का मित्र एवं समकालीन था। पुलुमावी चतुर्थ इस वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, सातवाहन का था। चलिए आगे देखते हैं। सातवाहन समाज, संस्कृति व प्रशासन। पहले समाज देख लेते हैं। सातवाहन कालीन समाज 4 जातियों में बटा था जिसका आधार व्यवसाय था। आगे, सातवाहन कालीन समाज व प्रशासन में मात्र सत्तात्मक ढांचा था, लेकिन उत्तराधिकार पिता से पुत्र को ही प्राप्त होता था। इस काल की 2 रानियों नागानिका जो कि सातकर्णी प्रथम की रानी तथा गौतमी बलश्री ने प्रशासन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। आगे, गौतमीपुत्र सातकर्णी को आगमन, निलय, वेदों का आश्रय और अद्वितीय ब्राह्मण कहा गया है। उसने छिन्न भिन्न होती वर्ण व्यवस्था को फिर से स्थापित किया है। आगे प्रशासन देखते हैं दोस्तों। सातवाहन प्रशासन मौर्य प्रशासन की अनुकृति था, प्रभावित था मौर्य प्रशासन से। आगे, उनके समय में जिलों को मौर्य काल की तरह आहार कहा जाता था। सातवाहन अभिलेखों में कटक एवं स्कंधावर शब्दों का अत्यधिक प्रयोग है। ये सैनिक शिविर थे जो प्रशासन के केंद्रों के रूप में भी काम करते थे। इससे सातवाहन शासन का सैनिक लक्षण प्रकट होता है। चैत्य सातवाहनों का राज चिन्ह था। ठीक है, आगे, सातवाहनों की राजकीय भाषा जो थी वह प्राकृत एवं लिपि जो थी वह ब्राह्मी लिपि थी। गांव का प्रशासक गौलमिक यानी गौलिक कहलाता था। गौलमिक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था।
हालिक भी ग्राम प्रशासन के अधिकारी थे। इस समय सामंतों की 3 श्रेणियां थीं। कितने दोस्तों? 3 श्रेणियां थीं। पहला श्रेणी जो था वह राजा था, द्वितीय श्रेणी दोस्तों महाभोज था और तृतीय श्रेणी सेनापति था। ठीक है, आगे दोस्तों हम लोग भूमि दान देखेंगे। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा को सातवाहनों ने प्रारंभ किया। हालांकि उन्होंने अधिकतर भूमि दान बौद्ध भिक्षुओं को दिया। गौतमी पुत्र सातकर्णी का नासिक लेख प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य है, जिसमें भूमि दान के साथ शुल्क मुक्ति एवं अन्य विशेषाधिकारों की चर्चा की गई है। आगे, इस भूमि दान की प्रथा ने प्रशासनिक विकेंद्रीकरण एवं सामंतवाद को जन्म दिया, क्योंकि गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में प्रशासनिक अधिकारियों को भी वेतन के बदले कर मुक्त भूमि दान दी जाने लगी। आगे दोस्तों सिक्के पढ़ेंगे। सातवाहनों ने कुषाणों की भांति सोने के सिक्के नहीं चलाए। सोने का प्रयोग बहुमूल्य धातु के रूप में किया जाता था। उनके अधिकांश सिक्के शीशे के हैं। सातवाहनों ने प्लेटिन, तांबे व कांसे की मुद्रा भी चलाई थी। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे है हमारा यहीं पे, चलिए। प्लेटिन ताम्र, जिंक, सीसा, टीन का मिश्रण था। सातवाहनों की मुद्राओं पर राजशीर 5 पंक्तियों वाला चैत्य वृक्ष स्वास्तिक का अंकन है। जहाज का अंकन वाले सिक्के शीशे के थे। ठीक है, आगे देखते हैं। सातकर्णी प्रथम ने सर्वप्रथम राजा के नाम से सिक्के जारी किए। आवच मुद्रा बालगढ़ यानी छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कारसापण यानी कहाँपन, ठीक है, कहाँपन का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य नागनिका का नाना घाट अभिलेख है। आगे, भारी मात्रा में मिले सातवाहन एवं रोमन सिक्कों से बढ़ते हुए व्यापार की ओर संकेत मिलता है। ठीक है, आगे, महारठी तथा महाभोज बड़े सामंत होते थे, जिन्हें अपने क्षेत्र में सिक्के उत्कीर्ण कराने का अधिकार था। आगे व्यापार दोस्तों देखते हैं। यहाँ कपास का भारी मात्रा में उत्पादन होता था। भड़ौच इस समय का प्रमुख बंदरगाह व व्यापारिक केंद्र था। सातवाहन काल में पश्चिमी व दक्षिण भारत में तगर यानी तीर, पैठान, धान्य कटक, अमरावती, नागार्जुन कोंडा, भड़ौच, सोपारा, अरीक, मेड़ू, कावेरी पट्टनम आदि समृद्ध नगर थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों, व्यापार में चांदी व तांबे के सिक्कों का प्रयोग होता था, जिसे कारसापण कहते थे। पुलमावी के कारले लेख में कारुकर शब्द कारीगरों के लिए आया है। व्यापारियों एवं शिल्पियों में महायान बौद्ध धर्म प्रचलित था। बाकी समाज में वैष्णव एवं शैव धर्म की प्रधानता थी। ठीक है, आगे देखते हैं। शिल्पियों में गंधिकों का बार बार उल्लेख मिलता है। गंधिक इत्र
बनाते थे। आगे स्तूप देखते हैं 5वां नंबर दोस्तों। इस समय का सबसे महत्वपूर्ण चैत्य कार्ले का एवं स्तूप अमरावती का है। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा जो कि गुंटूर जिले में स्थित है और अमरावती सातवाहनों एवं उनके उत्तराधिकारी इक्ष्वाकुओं के काल में बौद्ध संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए। अमरावती स्तूप का निर्माण 200 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ है। इसका पता जो है सर्वप्रथम मैकेंजी ने 1797 ईस्वी में लगाया है। ठीक है, आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश का संस्थापक जो था वह श्री शांतिमूल था। श्री शांतिमूल ने अश्वमेध यज्ञ भी किया। आगे नागार्जुनी कोंडा अभिलेख से ज्ञात होता है कि इक्ष्वाकु नरेश वीर पुरुषदत्त ने उज्जैन के शक नरेश की कन्या रुद्रभ टारिका से विवाह किया। आगे दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट पेज। आगे इस वंश के शासक ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे, किंतु इनकी रानियां जो थी वह बौद्ध धर्म का पालन करती थी। आगे पुराणों में इक्ष्वाकु वंश को श्री पर्वत का शासक एवं आंध्र भृत्य यानी आंध्रों का नौकर कहा गया है। आगे इक्ष्वाकुओं ने अपनी राजधानी अमरावती, जिसे हम धान्य कटक भी कहते हैं, से हटाकर नागार्जुन कोंडा बना दी। नागार्जुन कोंडा का दूसरा नाम दोस्तों वह विजयपुरी है। ठीक है, आगे देखते हैं। ईंटों के मंदिरों का सर्वप्रथम निर्माण जो है वो इक्ष्वाकुओं ने किया है। ठीक है, आगे है आभीर वंश के संस्थापक ईश्वर सेन ने 248 से 249 ईस्वी के लगभग कलचुरी चेदी संवत की स्थापना की। आगे चतुसातकर्णी वंश का महाराष्ट्र के कुंतल में शासन था। इस वंश का अंत जो है कदंब वंश द्वारा किया गया है। आगे वृहत फलायन वंश वृहत फलायन वंश की राजधानी है जो दोस्तों वह पिथुंड थी। ठीक है, आगे सालकायन वंश की राजधानी वेगी थी। ठीक है, आगे पश्चिमी गंग वंश का जो संस्थापक है दोस्तों वह कोंगुवर्मन था, जिसने कोलार से शासन किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व क्षमा करिएगा दोस्तों 6वीं शताब्दी ईस्वी में कोंकण क्षेत्र में मौर्य वंश का उल्लेख हुआ है। इनकी राजधानी एलिफेंटा द्वीप पर स्थित पुरी या धारापुरी थी। ठीक है, विदेशी आक्रमण दोस्तों अब हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। आइए विदेशी आक्रमण हम लोग देखते हैं। विदेशी आक्रमण में दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है इंडो ग्रीक। ठीक है, इंडो ग्रीक देखते हैं। भारत पर यवनों का प्रथम आक्रमण जो है वो पुष्यमित्र शुंग के समय हुआ, जिसका उल्लेख जो है गार्गी संहिता, युग पुराण खंड एवं मालविका अग्निमित्र में मिलता है। भारत में इंडो ग्रीक के 2 वंशों ने शासन किया है।
ठीक है। आगे डेमोट्रियस वंश यूथेडेमस इनकी राजधानी शाकल या सियालकोट थी। ठीक है, आगे देखते हैं। डेमेट्रियस यूथिडेमस मिनांडर स्ट्रेटो प्रथम स्ट्रेटो द्वितीय शासक हुए। यूक्रेटाइडिज वंश, इसकी राजधानी जो है तक्षशिला थी। यूक्रेटाइडिज एंटियालकिड्स हर्मियस इस वंश में शासक हुए। ठीक है, हर्मियस हुआ, एंटियालकिड्स जो है वो हुआ, या यूक्रेटाइडिज। ठीक है, ये लोग जो हैं इस वंश में शासक हुए हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, इंडो ग्रीक शासकों का इतिहास जानने का मुख्य स्रोत जो है वो सिक्के हैं। ठीक है, आगे है सिकंदर की मृत्यु के बाद पश्चिमी एशिया में सेल्यूकस ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया है। ठीक है, आगे उसके पौत्र एंटियोकस द्वितीय के समय बैक्टीरिया और पार्थियन ने 250 ईसा पूर्व में विद्रोह करके स्वतंत्रता प्राप्त की, जिसका शासक डियोडोटस प्रथम था। आगे सिकंदर के आक्रमण के पश्चात भारत के उत्तर पश्चिम में बैक्टीरिया में यूनानी बस्ती बस गई थी, जिन्हें प्राचीन भारतीय साहित्य में यवन कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा कर लेते, छोटा कर लेते हैं, पेज पे आ जाए। आगे है डेमेट्रियस के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे। डेमेट्रियस ने 183 ईसा पूर्व के लगभग भारतीय सीमा में प्रवेश कर पंजाब के कुछ भाग को जीतकर साकल यानी सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया। डेमेट्रियस पहला इंडो ग्रीक शासक था जिसने भारत में अपना राज्य स्थापित किया है। आगे डेमेट्रियस पहला इंडो ग्रीक शासक था जिसने यूनानी व खरोष्टी लिपि दोनों लिपियों वाले सिक्के चलवाए। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे डेमेट्रियस के पुत्र अगाथोक्लिज ने ब्राह्मी एवं ग्रीक के द्विभाषी सिक्के चलाए, जिन पर लक्ष्मी, कृष्ण एवं बलराम की आकृति अंकित है। ठीक है, अंकित हो या अंकित है। आगे है यूथिडेमस डेमेट्रियस के बाद इंडो ग्रीक शासक बना था। आगे मिनांडर देखते हैं दोस्तों। मिनांडर ये भी इम्पोर्टेंट है। सबसे प्राचीन यवन शासक मिनांडर 160 ईसा पूर्व से 120 ईसा पूर्व तक था। यह डेमेट्रियस कुल का था। इसे भारतीय बौद्ध साहित्य में मिलिंद कहा गया है। मिनांडर की राजधानी जो है दोस्तों वह साकल थी। आगे देखते हैं। मिनांडर ने बौद्ध भिक्षु नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में नागसेन व मिनांडर की दार्शनिक वार्ता संकलित है।
आगे आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है हमारा पाली ग्रंथ मिलिंद पन्नों की रचना नागसेन ने की। इसमें 7 अध्याय है। मीनांडर हीनयान का उपासक था। मिलिंद पन्हों में मीनांडर का कथन है कि यदि मैं इस समय भिक्षु हो जाऊं तो अधिक काल तक जीवित न रह सकूंगा, क्योंकि मेरे शत्रुओं की संख्या अधिक है। ठीक है, आगे मीनांडर की कांस्य मुद्राओं पर धर्म चक्र का चिन्ह मिलता है, जबकि अन्य मुद्राओं पर धर्मिकस की उपाधि है। मीनांडर ने त्रिभाषिक लेख युक्त मुद्राएं चलवाए। भारत में पश्चिमोत्तर क्षेत्र में सर्वप्रथम सोने के सिक्के मीनांडर ने ही चलवाए थे। ठीक है, आगे जबकि यूक्रेटाइडीज सबसे प्राचीन स्वर्ण मुद्राएं जारी करने वाला इंडो ग्रीक शासक था। ठीक है, कौन? इंडो ग्रीक शासक। आगे बैराठ से मीनांडर की मुद्राएं मिली हैं। ठीक है, आगे एवं सिन्हाट अभिलेख मीनांडर के हैं। चलिए कहाँ पे थे दोस्तों हम लोग? बैराठ ने मीनांडर की मुद्राएं मिली हैं। रेह एवं सिनकोट अभिलेख मीनांडर के हैं। आगे प्लूटार्क के अनुसार मीनांडर की मृत्यु सैनिक शिविर में हुई थी। स्ट्रेटो द्वितीय ने शीशे के सिक्के चलवाए थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं यूक्रेटाइडीज। डेमेट्रियस यानी धर्ममित्र के बाद यूक्रेटाइडस या यूक्रेटाइडीज ने भारत के कुछ हिस्सों को जीतकर तक्षशिला को अपनी राजधानी बनाया। आगे यूक्रेटाइडीज की एक मुद्रा पर कपीसा के नगर देवता का उल्लेख है। ठीक है, आगे एंटियालकिड्स शुंग वंश के 9वें शासक भागभद्र के शासनकाल के 14वें वर्ष में तक्षशिला के यवन शासक एंटियालकिड्स के राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया। आगे हर्मियस यूक्रेटाइडीज वंश का भारत में अंतिम इंडो ग्रीक शासक था। आगे इंडो ग्रीक शासन का प्रभाव। ठीक है, आइए देखते हैं इंडो ग्रीक शासन का प्रभाव क्या क्या था, ये देखेंगे। इंडो ग्रीक शासकों से पूर्व भारतीय सिक्कों पर राजा का नाम अंकित नहीं किया जाता था। ठीक है, नहीं किया जाता था। इंडो ग्रीक शासकों ने सर्वप्रथम लेख वाले सिक्के तथा सोने के सिक्के जारी किए हैं। आगे दोस्तों, सांचे में ढले ठप्पा विधि यूनानियों की देन है। इनकी अधिकांश मुद्राएं जो है वह रजत हैं। ठीक है, चांदी की मुद्राएं इनकी जाती है। आगे सर्वप्रथम भारत में द्विभाषी एवं द्विभाषी। ठीक है, याद रखिएगा, द्विलिपि
मुद्रा यूनानियों ने चलाई थी। यवनिका जो कि कर्नाटक कर रहे हैं, माफ़ करिएगा। यवनिका जो है दोस्तों, जो कि एक तरफ यवन और दूसरे तरफ एक तरफ क्या है दोस्तों, यवन ना। कहाँ गए हम? अरे हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, मेरे को क्षमा करिएगा, ये लाइन लगता है मेरे से गलत हो गया है। ठीक है। सर्वप्रथम भारत में द्विभाषी एवं द्विलिपि मुद्रा यूनानियों ने चलाई थी। यवनिका यानी नाटक में प्रयुक्त पर्दा। ठीक है, याद रखिएगा, ये था पॉइंट। नाटक में प्रयुक्त पर्दा भारतीय साहित्य में अपनाया गया। ग्रीक आक्रमण ने भारतीय ज्योतिष, सिक्कों, नाटक एवं कला विशेषतः मूर्ति कला पर प्रभाव डाला गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे दोस्तों चलिए, ठीक है, आगे है यवन जातक ज्योतिष संबंधित ग्रंथ हैं। गांधार मूर्ति कला स्पष्टतः यूनानी प्रभाव से प्रेरित है। महाभारत में यवनों को सर्वज्ञ यवन कहा गया है। आगे, तथा यह कहा गया है कि यद्यपि यवन मलेच्छ है किंतु अपने ज्ञान के कारण पूजनीय है। ठीक है, आगे दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे पार्थियन या पहलव। ठीक है, पार्थियन या पहलव। तो इस वीडियो को दोस्तों हम लोग पार्थियन और पहलव वाली वीडियो को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखें। क्या देखते हैं, थोड़ा छोटा, कितना बड़ा है देख लेते हैं दोस्तों। ये छोटा ही सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, पार्थियन या पहलव, ये देख ही लेते हैं। चलिए पार्थियन या पहलव, इनका मूल निवासी स्थान जो है दोस्तों, वह ईरान पर्सिया था। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, छोटा होता है। ईरान पर्सिया था। ठीक है, आगे भारतीय साहित्य में इनको शकों के साथ उल्लिखित किया गया है तथा दोनों को शक पहलव कहा गया है। ठीक है, आगे वनोनिज, क्या है? वनोनिज भारत में पहला पहलव शासक था, जबकि पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो है वह मृतदात प्रथम था। पहलव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक दोस्तों गोंडोफर्निज 20 से 41 ईस्वी में था, जिसने देवव्रत की उपाधि धारण की। गोंडोफर्निज, ठीक है, गोंडोफर्निज की राजधानी जो है वो दोस्तों वह तक्षशिला थी। गोंडोफर्निज के तख्ते बाही अभिलेख जो कि पेशावर में है, पेशावर में गोंडोफर्निज को गुद्दवहर यानी मृदुहवर कहा गया है। यह अभिलेख दोस्तों खरोष्ठी लिपि में है। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके शासनकाल में सेंट टॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने वाला भारत आया था। सेंट टॉमस की मृत्यु मैलापुर मद्रास में हुई। पार्थियन शासकों के सिक्कों पर भी धर्मिकस की उपाधि मिलती है। इस साम्राज्य का अंत कुषाणों द्वारा हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे हमारा क्या है दोस्तों? शक। ठीक है, शक दोस्तों है शक वंश। देखते हैं कितना बड़ा है ये, तो छोटा कर लेते हैं इसे। शक वंश, ठीक है। चलिए दोस्तों, शक ऐसा है कि पढ़ ही लेते हैं, फिर भी शक थोड़ा सा बड़ा होगा तो कैसे कोशिश करते हैं शक वंश को पढ़ लेते हैं हम लोग, ताकि हम लोगों को बाद में इस वीडियो को ख़त्म करने के लिए 2 ही वीडियो का इस्तेमाल करना पड़े, ज़्यादा नहीं यूज़ करना पड़े।
चलिए शक देखते हैं दोस्तों। शक मध्य एशिया से भारत में आए थे। शकों को भारतीय साहित्य में सीथियन कहा गया है। शक शासन सहानुशाही कुषाणों के सामंत की उपाधि धारण करते थे। मिलिंद पन्हों में भी शक जाति का उल्लेख है। चीनी लेखों में शक जाति के लिए सई नाम का प्रयोग हुआ है। शक शासक मुरुंड की उपाधि धारण करते थे, जिसका शाब्दिक अर्थ स्वामी होता था। स्टेन कोनो ने इसे शक मुरुंड जाति नाम से पुकारते हैं। शकों ने क्षत्रप प्रणाली ईरान से ग्रहण की है। भारत में क्षत्रप प्रणाली का प्रचलन शकों ने किया है। आगे शकों की 5 शाखाएं थीं। पहला अफ़गानिस्तान, दूसरा पंजाब, तीसरा मथुरा, चौथा पश्चिमी भारत और दोस्तों 5वां जो है ऊपरी दक्कन। आगे शक राजाओं को क्षत्रप कहा जाता था। शकों की भारत में 2 शाखाएं हो गई। पहला दोस्तों उत्तरी क्षत्रप जो कि तक्षशिला एवं मथुरा में है। दूसरा पश्चिमी क्षत्रप जो कि नासिक एवं उज्जैन में। उत्तरी क्षत्रप देखते हैं दोस्तों। चलिए आइए, तक्षशिला का प्रथम शासक माउस या मेउस या मावेज था, जो भारत का प्रथम शक शासक था। मावेज के शासनकाल में शक शक्ति का विस्तार मथुरा तक हो गया। तक्षशिला ताम्रपत्र अभिलेख मोयस यानी मावेज का है। पार्थियन शासक वोनोनीज मावेज का समकालीन था। सोड़ांश शक क्षत्रप था। आगे देखते हैं, मथुरा का प्रथम शक शासक राजूल या राजबोल था, जिसका मथुरा सिंह शीर्ष अभिलेख है। पश्चिमी क्षत्रप, आगे देखते हैं पश्चिमी क्षत्रप पे ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण मोरा अभिलेख में भी राजूल का उल्लेख है। पश्चिमी क्षत्रपों में क्षरात वंश जो कि नासिक था का नहपान तथा कार्दमक वंश, चेस्टन वंश, उज्जैन का रुद्र दामन अधिक प्रसिद्ध थे। शकों ने पश्चिमी भारत में लगभग 4 सदियों तक शासन किया है और बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के चलाए हैं। चेस्टन वंश देखते हैं। चेस्टन वंश का संस्थापक चेस्टन था। रुद्रदामन उज्जैन का सर्वाधिक प्रसिद्ध शक राजा था। उसने 130 से 150 ईस्वी तक सिंध, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, कठियावाड़ और दोस्तों आगे देखते हैं कठियावाड़ और गुजरात के एक बड़े भाग पर शासन किया। आगे रुद्रदामन ने महाक्षत्रप की उपाधि धारण की। रुद्रदामन ने गिरनार की प्रसिद्ध सुदर्शन झील की बिना बेगार के मरम्मत करवाई। इस झील का निर्माण दोस्तों मौर्य काल में हुआ था। इस समय सौराष्ट्र का प्रांतपाल सुविशाक था। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत में लिखित प्रथम अभिलेख था। इससे पूर्व के सभी अभिलेख प्राकृत में थे। इसने संस्कृत को राजकीय संरक्षण दिया है। ठीक है, आगे दोस्तों सेल्डन पोलाक
के अनुसार राजनीतिक प्रयोजनों हेतु संस्कृत का प्रयोग संभवतः शकों द्वारा उनके राजनीतिक प्रभुत्व हेतु अपनाया गया। यह सांस्कृतिक नवाचार ही था कि एक नए युग का नाम उसके नाम पर रखा गया। अमेरिका में जन्मे शेल्डन पोलाक को भारत सरकार ने पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, याद रखिएगा। शकों के भारतीकरण की प्रक्रिया को उनके वैवाहिक संबंधों से गति प्राप्त हुई। उनके अभिलेखों में संस्कृत का प्रयोग भी उनके भारतीयकरण को दर्शाता है। रुद्र दामन ने सातवाहन शासक वशिष्ठी पुत्र पुलु मावी को 2 बार पराजित किया, किंतु निकट संबंधी होने के कारण उसे छोड़ दिया, जूनागढ़ अभिलेख में कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। रुद्र दामन चष्टन का पौत्र व जय दामन का पुत्र था। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने 4वीं शताब्दी में अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित कर शक शक्ति का उन्मूलन किया है। रुद्र दामन प्रथम गांधर्व विद्या यानी संगीत में प्रवीण था। आगे रुद्र दामन नामक सिक्का शक शासक रुद्र दामन ने चलाया। ठीक है, आगे रुद्र दामन नामक सिक्का जो है वो शक शासक रुद्र दामन ने चलाया। आगे भारत में सर्वप्रथम संस्कृत व तिथि लेख युक्त सिक्के शक शासक रुद्र दामन ने चलाए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों, हाँ यहाँ से अभिलेखों में रुद्र दामन को भ्रष्ट राज प्रतिस्थापक कहा गया है। आंध्र अभिलेख जो कि कच्छ की खाड़ी में है से पता चलता है कि रुद्र दामन ने चष्टन के साथ सह शासक के रूप में शासन किया। रुद्र दामन ने चांदी की मुद्राएं चलाई। रुद्र दामन जो है वो वैदिक धर्मानुयायी था। सातवाहन काल में सोने व चांदी के सिक्कों की विनिमय दर 1:35 थी। शकों की मुद्राएं ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी 3 लिपियों में युक्त थी। ठीक है, आगे शकों की जो मुद्राएं थी वो ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी 3 लिपियों में युक्त थी। आगे है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम तिथि युक्त या संवत मुद्रा शकों ने जारी की है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। क्षमा करिएगा दोस्तों। क्षरात्र वंश आगे सही पढ़े थे, लेकिन अभी थोड़ा सा नींद आ रहा है इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो, इसलिए क्षमा करिएगा। ठीक है, क्षरात्र वंश देखते हैं। भूमक क्षरात्र वंश का प्रथम शासक था। नहपान भूमक का उत्तराधिकारी था। नासिक अभिलेख संख्या 10 के अनुसार नहपान के दामाद उषावदात जो कि ऋषभ दत्त थे। ठीक है, उषावदात ने ब्राह्मणों व बौद्ध भिक्षुओं को दान दिया है। ठीक है, आगे नहपान की दोस्तों क्षमा करिएगा, ये थोड़ा हट गया लग रहा है। नहपान की हम लोग यहाँ थे ना, ये इसके पहले वाला पेज होगा। हाँ, यही था दोस्तों हमारा। ठीक है, नहपान की। चलिए
इसको देख लेते हैं कुषाण से पहले तक। नाहपान की राजधानी मिन नगर थी। कन्हेरी अभिलेख में कार्ले के बौद्ध संघ के लिए करजिक ग्राम के दान का उल्लेख है। इसी अभिलेख में वर्णासा व प्रभास के ब्राह्मणों को गांव दान देने का उल्लेख है। शक मुद्राओं पर शिव पार्वती के चित्र मिलते हैं। प्राकृत जैन ग्रंथ कालकाचार्य कथानक के अनुसार शक नरेश शाह ही कहलाते थे। आगे इसमें उज्जैन के शासक विक्रमादित्य द्वारा जैन धर्म ग्रहण करने का वर्णन व विक्रमादित्य द्वारा शकों को 57 ईसा पूर्व में पराजित कर विक्रम संवत जारी करने का उल्लेख है। इसे मालव संवत भी कहते हैं। जिस प्रकार कोई महान पराक्रम करने पर रोमन सम्राट सीजर की उपाधि धारण करते थे, उसी प्रकार भारतीय शासक विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते थे। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध था तथा मध्यकाल में हेमू अंतिम व 14वां शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। आगे है दोस्तों कुषाण वंश। तो दोस्तों कुषाण वंश है जो उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो दोस्तों बहुत लंबा हो गया है। ठीक है, 1 घंटा से ऊपर हो गया। वीडियो अपलोड करने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और शेयर करना दोस्तों कोई नहीं भूलेगा। ठीक है दोस्तों, और प्लीज़ आप सभी लोगों को दोस्तों हैप्पी दिवाली। और आज दिवाली है दोस्तों, तो दिवाली में आप लोग थोड़ा सा तो पढ़ ही लीजिएगा। ठीक है, ये नहीं कि केवल त्यौहार ही मनाते रहें। तो हैप्पी दिवाली सबको, आपको, आपके सभी परिवार के सभी सदस्यों को। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर दोस्तों।